यस सो गाइस, हम अभी कर रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मनी मार्केट। इंस्टीट्यूट ने इस हमारे चैप्टर को 3 यूनिट में बांटा हुआ है, मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना। तो अभी हमारे मनी डिमांड वाला यूनिट चल रहा था। आज हमारी कोशिश रहेंगी कि आज हम ये इस यूनिट को समाप्त कर दे। ठीक है ना, यूनिट 1 को। चलिए, मैंने आपको बताया था कि इसका कोई वैसा कोई मेजर लिंक नहीं है किसी भी चैप्टर के साथ, कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो हमने पहले बेसिक्स की बातें की थी कि मनी क्या है, इसका डेफिनेशन देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, फंक्शंस ऑफ मनी देखा था कि मनी का क्या काम है। देन डिमांड फॉर मनी की बात हमने की थी कि आप अपने पास अपने हाथ में कितना पैसा कैश फॉर्म में रखना चाहेंगे, दैट इज डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड। ठीक है। हमने आपको बोला था कि अब थियरीज हमने फिर थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी स्टार्ट किया था कि मनी डिमांड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी अलग अलग थियरीज है, ये हमें जो है वो देखनी थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला हमारा था क्लासिकल अप्रोच या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अरविंग फिशर भाई साहब ने बेटा थ्योरी दी थी इन द बुक द परचेसिंग पावर ऑफ मनी 1911 में इन्होंने दिया था। इनका मानना था कि क्या बताइए, मतलब इन्होंने इक्वेशन दिया था, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन अप्रोच जैसे बोलते हैं, एम बी इज इक्वल टू पी टी। इसमें एम सी क्यू आ सकता है कि एम बी क्या दर्शाता है, एम बी दर्शाता है मनी सप्लाई को, और पी टी क्या दर्शाता है, ये मनी डिमांड को दर्शाता है। ये चीज़ को याद रखें। ठीक है ना, इस पर एम सी क्यू आ सकता है। आगे बढ़े, अगली बात है, लेकिन इन्होंने बाद में अपने इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया था क्योंकि ये जो है क्रेडिट मनी को कंसिडर करना भूल गए थे। ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला, एम वी प्लस एम डैश वी डैश ये हो जाएगा आपका मनी सप्लाई, और पी टी जो है ये आपका हो जाएगा मनी डिमांड। ठीक है ना। तो बोला कि जो बैंक से जो हम पैसा लोन पे लेते हैं उसको भी तो हम क्या बताइए, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको खर्चा कर सकते हैं, राइट, उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी हमें वेलोसिटी लेना चाहिए। सो क्या बताए, क्रेडिट मनी इनटू उसकी वेलोसिटी, ऐसा, तो वो भी हमें ये एम में ऐड करना चाहिए। ठीक है ना। सो ये इनका एक्सटेंडेड इक्वेशन था। इनका सिंपल मानना यह था अरविंद फिशर भाई साहब का कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहेगा उसको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, मोर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मोर द डिमांड ऑफ मनी। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात हमने देखा था पिछले क्लास में, कैम्ब्रिज अप्रोच। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कैम्ब्रिज अप्रोच दिया था। इसका दूसरा नाम है कैश बैलेंस अप्रोच, या इसे नियो क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने बोला कि लोग जो है पैसा दो रीजंस की वजह से जो है होल्ड करते हैं, या लोगों को पैसा हाथ में इसलिए चाहिए होता है, या मनी डिमांड जो है इसलिए होता है क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन मोटिव करना होता है, एंड दूसरा क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव। हमारे दो मोटिव होते हैं। ठीक है। इन्होंने बोला कि हमें जो है सेल परचेस के ट्रांजैक्शन को दो अलग अलग समय पे स्प्लिट करने के लिए हमें बीच में क्या पैसा चाहिए होता है हाथ में, एंड साथ ही साथ फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कंटिजेंसी हो सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, उसके लिए हमें पैसा लगता है, दैट इज हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, जिसे प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं। तो अगर लोगों के पास पैसा होता है तो उन पैसों से उनको ये दो फायदे मिलते हैं, ऐसा इनका मानना था। इनका मानना था कि देखो कि जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होती है तो ट्रांजैक्शन भी वो ज़्यादा करना चाहेगा, तो उसका मनी डिमांड भी ज़्यादा होगा। ओके, इन्होंने फॉर्मूला दिया, मनी डिमांड इज व्हाट, के इंटू पी इंटू वाई। करेक्ट है बात, मुझे बताइए। ये हमने आपको बताया था। यहाँ पे के क्या है, ये के होता है आपका कैम्ब्रिज के, इसे कैम्ब्रिज के बोलते हैं। ये होता है कि आप अपने इनकम का कितना प्रपोर्शन, कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज हाथ में रखना चाहते हैं कैश फॉर्म में। ठीक है ना, ये क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बात। देन मैंने आपको ये समझाया था कि आप ना ये तीनों लोगों की थ्योरी का जो डिफरेंस एक बार समझिए। अरविंद फिशर भाई साहब ने बोला कि मनी डिमांड सिर्फ और सिर्फ लोग पैसा डिमांड करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन कैम्ब्रिज वालों ने बोला नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन के साथ साथ प्रिकॉशनरी मोटिव भी होता है मनी डिमांड करने का। लेकिन फाइनली कीन्स भाई साहब बाद में आए और इन्होंने बोला ढोकलो छोले भटूरो, ये दोनों तो मोटिव है ही, इसके अलावा क्या बताइए, स्पेक्युलेटिव मोटिव भी होता है। ठीक है ना। सो हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था कीन्स का जो थ्योरी है डिमांड ऑफ मनी का, इसको क्या बताइए, इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है ना। ओके, इनका मानना था कि क्या बताइए, हम पैसों को डिमांड क्यों करते हैं, मनी डिमांड क्यों आती है, तीन मोटिव से, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या था कि भैया डे टू डे बेसिस पे हमें ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। इसका इन्होंने फॉर्मूला दिया कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जिसे उन्होंने एल आर से डिनोट किया। इसका क्या लॉजिक, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एल आर उसको याद रखना है। तो एल आर इज इक्वल टू के इंटू वाई। तो आपकी इनकम का
के जो है यहाँ पे के, ये के कैम्ब्रिज के नहीं है, ठीक है ना। आप अपने इनकम का कितना प्रतिशत पैसा हाथ में रखना चाहते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, दैट इज ओवर ईयर के, ठीक है ना। सो एल आर दैट इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज व्हाट इज ए के इंटू वाई। ये किसने बोला है? कीन्स भाई साहब ने बोला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात, इन्होंने बोला कि मनी डिमांड का जो दूसरा मोटिव है दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। याद है प्रिकॉशनरी मोटिव? ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हमें जो है फ्यूचर में जो है कुछ, क्या बताइए, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सिन सिचुएशंस आ सकते हैं जो हमें पहले से पता नहीं थी। तो फ्यूचर में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, जिसके लिए मुझे अभी से मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा मुझे रखना चाहिए। करेक्ट। बोलते हैं कीन्स ने बोला कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हम कितना पैसा हमारे पास हाथ में रखेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे इनकम पे। जनरली जो व्यक्ति बेटा रिच होता है वो अपने फ्यूचर के प्रिकॉशन के लिए भी क्या बताया, ज़्यादा पैसा अपने पास रखेगा। करेक्ट। तो जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में जो अमाउंट हम रखते हैं वो इनकम इलास्टिक होता है, मतलब इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन वो पैसा इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, मतलब कि हम कितना पैसा प्रिकॉशनरी मोटिव में रखेंगे वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है ना। और सही भी है, करेक्ट। और फाइनली हमने जो है स्पेक्युलेटिव मोटिव के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या आपको याद आ रहा है? यस कम ऑन जल्दी। फाइनली हमने, प्लीज ध्यान दीजिए, फाइनली हमने जो है, अरे बोलो जल्दी, फाइनली प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, फाइनली हमने जो है फिर स्पेकुलेटिव मोटिव पे जो है हम आ गए थे। स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या था मुझे बताओ। इसमें हमने आपको बोला था कि देखो हर एक व्यक्ति बेटा कुछ पैसा अपने हाथ में इसलिए भी रखता है ताकि, क्या बताइए, ताकि जो भी हमें फ्यूचर में अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले उसका हम फायदा उठा सके। एक्सप्लॉइट करना मतलब फायदा उठाना। तो फ्यूचर में हमें कोई भी अट्रैक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे कि भैया कोई ऐसी जगह पे हम पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे हमें काफ़ी रिटर्न कमाने की संभावना है। तो हम इसलिए कुछ पैसा हाथ में इसलिए भी रखते हैं ताकि जैसे ही कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका हम फायदा उठा सके, है ना। तो बोलते हैं कि इसमें कीन्स ने इसको एक्सप्लेन किया है बॉन्ड के थ्रू, है ना, कि देखिए बोलते हैं चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट इज सेम एज, क्या बताइए, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, क्या बताइए, इज सेम एज व्हाट, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट इज सेम एज चेंजेस इन द बॉन्ड प्राइसेस। करेक्ट है बात, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको कल ये चीज़ समझाई थी क्लास में कि देखिए जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद आ रहा है क्या आपको, है ना। इसका हमने आपको लॉजिक समझाया था हमारे पिछले सेशन में, ठीक है ना। चलिए आइए अब हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो कीन्स भाई साहब ने क्या बोला, कीन्स ने बोला कि भाई देखो अगर तुमने पैसों को अपने हाथ में ही रहने दिया, है ना, पैसों को कैश फॉर्म में अपने हाथ में ही रहने दिया तो क्या वो अपने आप ग्रो होता है, क्या उस पर कोई रिटर्न मिलता है? आंसर क्या बताओ, आंसर है नहीं। बोलते हैं रिटर्न ऑन मनी इज जीरो। लेकिन अगर तुम अपने पैसों को बॉन्ड में जाके इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, तो तुम्हें बॉन्ड से दो प्रकार का रिटर्न मिलता है, एक होता है इंटरेस्ट इनकम और दूसरा बॉन्ड के प्राइस में जो चेंज होगा उससे तुम्हें जो फायदा मिल सकता है दैट इज कैपिटल गेन। तो बॉन्ड में दो प्रकार के आपको फायदे होते हैं। क्या याद आ रहा है? ये सारी बातें हमने पिछले सेशन में आपके साथ कर ली हैं। चलिए जल्दी मुझे बताइए, ये सारी बातें हमने पिछले सेशन में आपके साथ कर ली। एक बार मुझे यहाँ तक डन बोलिए चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलिए डन है, ओके। ध्यान दीजिए अभी, तो अब यहाँ पे ना इन्होंने 2 केसेस बना के दिए हुए हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया मैंने इसका चार्ट बनाया है, राइट। ये चार्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भाई देखो, मतलब कीन्स ने बोला है रादर, कि अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, अगर ये ज़्यादा है तुम्हारे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आई, अब ये क्या होता है, तो आइए इसके बारे में तुरंत आपको यहाँ यहीं पे नीचे आप लिख लो, या एक स्टिकी नोट चिपका दो वहाँ पे, और आपको मेरे साथ लिखना है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले आर एन, आर एन, आर एन मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या करंट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, या करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आर एन लिखा है, ठीक है ना, इसको ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लिखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट, लिखिए कमॉन, जो इंटरेस्ट रेट आपको अपने करंट बॉन्ड पे मिल रहा है। तो जो कंपनी का बॉन्ड आपके पास अभी है ऑलरेडी, ठीक है, जो कंपनी का बॉन्ड आपके पास है ऑलरेडी, उस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है, दैट इज करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। और फिर दूसरा, यहाँ पे देखो दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, दूसरा लिखा है इन्होंने क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। क्या लिखा है, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख दीजिए उसका मतलब। दूसरा है आपका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आर सी ये बोल रहे हैं, है ना। तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है कि मार्केट में आपके पास, मार्केट में आपके पास जैसे बॉन्ड्स हैं, वैसे सेम बॉन्ड्स पे क्या इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया, 2 चीज़ प्लीज़ ध्यान दीजिए, एक है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो अभी बॉन्ड है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे कि मार्केट में आपके जैसे जो बॉन्ड्स है ना, आपके कंपनी के जैसे बॉन्ड्स हैं, वैसे बाकी कंपनीज जो आपके जैसे होंगी, वो जो बॉन्ड्स इशू करती है उस पर मार्केट पे जनरली क्या रेट चल रहा है अभी, दैट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे, या क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस प्लीज़, इसको मैं चाहता हूँ आप जल्दी से इसको आपको वहाँ पे नोट करना है, ठीक है ना। चलिए कम ऑन, जल्दी फास्ट। एकदम ही जल्दी आपको बताना है कि क्या ये डन है बात, मैं बढ़ूँ क्या आगे, क्या आपको समझ में आ रहा है। यस, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखो पहले क्या बोल रहा है वो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि देखो, अगर कभी ऐसा हो कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब कि ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि आपको अपने बॉन्ड पे, जो बॉन्ड आपके पास ऑलरेडी है किसी कंपनी का, उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और मार्केट में कम इंटरेस्ट रेट चल रहा है। समझ में आ रही बात है, समझो आपके पास कोई बॉन्ड है जिसपे आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मार्केट में 8% का रिटर्न ही चल रहा है, मतलब आपको मार्केट से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है, पहली बात। अच्छा, अब सोचो आपके पास, समझो, हाँ समझो, दिमाग लगाओ, फिर से सुनिए, कल मैंने ये चीज़ समझाई थी, ध्यान दीजिए प्लीज़। समझो बेटा, आपके पास ना एमवी फूड्स लिमिटेड, ये कंपनी के शेयर थे, ठीक है, ये कंपनी के बॉन्ड थे, सॉरी, ठीक है। अब एमवी फूड्स लिमिटेड को क्या पता चला कि यार हम जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं इस पे तो 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, और हमारे जैसे ही बाकी जो बॉन्ड्स हैं मार्केट में वो तो 8% वहाँ पे मिल रहा है। ओ माय गॉड, ये एमवी फूड्स वाले क्या करेंगे,
ये बोलेंगे भाई मैं फालतू में ज़्यादा का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे बॉन्ड का प्राइस बढ़ा देना चाहिए। तो ये क्या करेगा एमबी फूड्स लिमिटेड, ये अपने बॉन्ड का प्राइस बढ़ाएगा एंड साथ ही साथ क्या बताइए, वो ट्राई करेगा एमबी फूड्स भी कि जब मार्केट में लोग 8% में खुश हो जा रहे हैं तो मैं क्यों बढ़ा दूं, मैं भी 8% दूंगा। ऐसा मतलब एमबी फूड्स वाले क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की कोशिश करेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फ्यूचर में मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगा, बढ़ेगा। याद आया मैंने क्या सिखाया था आपको कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा समझे। तो मुझे बताइए इस केस में क्या होगा, इस केस में पीपल विल एक्सपेक्ट, पीपल क्या लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, दे विल एक्सपेक्ट अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एमबी फूड्स बोलेगा ना यार मैं तो फालतू में ज़्यादा का दे रहा हूँ, मुझे भी मार्केट के जैसा जितना ही देना चाहिए ना, जब लोग इतने में खुश हो रहे हैं मैं ज़्यादा करके दूँ। तो पीपल विल एक्सपेक्ट अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स इन द फ्यूचर। इससे क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में गिरेगा तो बॉन्ड प्राइसेस, ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड प्राइसेस को बढ़ा देगा, याद है। एंड तो अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं तो बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना। वो कल का जो मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनवर्स रिलेशन वाला। चलिए आगे बढ़े। तो अब मुझे बताइए, लोग क्या करेंगे। अब आप सोच के देखो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सोचो। आप ऐसा सोचो कि आपके पास जो बॉन्ड है ना उस पर आपको मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट अभी मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो बॉन्ड है जो आपके पास अभी है, समझो 100 रुपये का है, वो कुछ समय बाद 120 रुपये का होने वाला है, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। आप क्या करोगे, आज ऐसे बॉन्ड्स को आप ज्यादा खरीदोगे। मतलब लोग इस केस में, इस सिचुएशन में लोग क्या बोलेंगे कि देखो भाई, हमने जो है ना, हमने जो है हमारे हाथ में जो हमने टोटल पैसा रखा था ना, कुछ पैसा रखा था ट्रांजैक्शन के लिए, कुछ पैसा रखा था प्रिकॉशन के लिए, कुछ पैसा रखा था स्पेक्यूलेशन के लिए, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, स्पेक्यूलेशन के लिए, करेक्ट। समझो समझो मैंने ट्रांजैक्शन, समझो मेरे पास जो है टोटल 10,000 रुपये है, मैंने ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है समझो एग्जाम्पल 4,000 रुपये, है ना। मेरा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है समझो 2,500 रुपये, और मेरा स्पेक्यूलेटेड डिमांड फॉर मनी है क्या बताइए, 3,500। तो चूंकि ये ऐसा है इसलिए मैंने मेरे पास अभी हाथ में कैश 10,000 रुपये रखे हैं। अब जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरे जो अभी करंट बॉन्ड जो है, जो मेरे पास है अभी, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिल रहा मार्केट से, मैं क्या करूँगा, जितना पैसा मेरे पास यहाँ पे पड़ा है ना ये पूरा का पूरा बॉन्ड में लगा दूंगा, क्योंकि आज मुझे बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, पहली बात, और फ्यूचर में वो बॉन्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। अरे भाई ये तो बेस्ट सिचुएशन है ना, आज के आज और बॉन्ड खरीद लो। तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने, अब सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, लोग अपने हाथ से, अपने हाथ पे जो पैसा उन्होंने रखा होगा स्पेकुलेटिव मोटिव वाला, वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को करेंगे कम, समझे। मतलब ये जो हाथ में बैलेंस रखा है ना पैसा, इसको कम करेंगे, और ये पैसों को कम करेंगे एज इन ये पैसों को इन्वेस्ट कर देंगे किसमें, बॉन्ड में, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देंगे बॉन्ड में। क्या आपको ये समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको एमसीक्यू आएगा कि अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और लोग क्या करेंगे, लोग अपने कैश बैलेंसेस को कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड में। कौन सा कैश बैलेंस, कौन सा कैश बैलेंस, जो पैसा मैंने स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए रखा था ना, वो वाला पैसा, एसजे मतलब स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, वो पैसा मैं क्या करूंगा, वो पैसा यूज करूंगा बॉन्ड खरीदने के लिए। ऐसा, अच्छा इस ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी मुझे करंटली मार्केट से ज़्यादा रेट मिल रहा, तो मैं अभी इसलिए बॉन्ड खरीद रहा हूँ ताकि मुझे मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए अभी, टू अर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न। एंड साथ ही साथ फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे फ्यूचर में, तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मुझे कैपिटल गेन भी होगा। समझो आज मैंने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, और कुछ समय बाद जब इंटरेस्ट रेट कम हुए तो वही बॉन्ड 120 का हो गया, तो मुझे 20 रुपये का बॉन्ड बेच के 20 रुपये का कैपिटल गेन भी होगा। मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। आपको ऐसा सवाल आएगा कि इस सिचुएशन में क्या होता है,
क्या आप जवाब दे पाएंगे? बताइए, कम ऑन जल्दी। क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? मुझे यस और नो में जवाब चाहिए, कम ऑन जल्दी फास्ट। क्या आप सब लोग ऐसा जवाब दे पाएंगे? यार कम ऑन जल्दी बताइए। क्या मैं अगला सिचुएशन बताऊं क्या आपको? क्या मैं अगला सिचुएशन आपको बताऊं? नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है गाइस, अगला सिचुएशन ऐसा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे पहले ये ज़्यादा था ना, अब हो सकता है ना कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो और तुम्हें बॉन्ड पे कम रिटर्न मिल रहा है। ओ हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हारे पास जो अभी बॉन्ड है, समझो तुमने कुछ कंपनी के बॉन्ड ऑलरेडी खरीद के रखे, उस पर जो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, समझो वो है एग्जाम्पल, समझो वो है 6%, पर मार्केट में तो 10% चल रहा है। अब समझो जो कंपनी ने ये बॉन्ड इशू किया है उसका नाम है बेटा आईजीपीपी, है ना, आईजी पानीपुरी, इंद्रेश सर की क्या पानीपुरी वाली जो कंपनी है आईजीपीपी लिमिटेड। तो क्या बताइए, आईजीपीपी करके क्या है, कंपनी है जो क्या कर रही है, आईजीपीपी, कम ऑन, आईजीपीपी क्या कर रही है? आपके पास आईजीपीपी का बॉन्ड है, ठीक है ना, और वो क्या बताइए, वो 6% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। पर आईजी सर को तब समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। यार अगर मैं मेरे बॉन्ड पे 6% का इंटरेस्ट दूंगा और मार्केट में मेरे जैसे ही सिमिलर बॉन्ड पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कोई भी आके हमारे कंपनी का बॉन्ड तो खरीदेगा ही नहीं। तो आईजी सर क्या बोलेंगे, यार मुझे ना दो चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो मुझे मेरे बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ मुझे बॉन्ड प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्काउंट पे देना पड़ेगा ताकि लोग हमारा बॉन्ड खरीदे। समझे क्या? कम ऑन यार। तो देखो क्या होगा जब ये चीज़ होती है, तो क्या होता है, पीपल विल एक्सपेक्ट व्हाट, दे विल एक्सपेक्ट अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर। समझे? हमारे करंट में कम मिल रहा और मार्केट में ज़्यादा मिल रहा, तो ये करंट वाली जो कंपनी उसको ये रेट को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, मार्केट जितना लेके जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाएंगे आगे जाके तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएंगे, राइट। तो पीपल विल एक्सपेक्ट अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट एंड फ्यूचर में क्या होगा, इससे इससे बॉन्ड प्राइसेस आपके गिर जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई? पहले बताइए, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस और नो? यस और नो, क्या मैं आगे बढ़ूं? गाइस कम ऑन, बोलो 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 जल्दी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, डन है, मैं बढ़ूँ आगे, क्लियर है बात? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट बात, अगली बात क्या है देखिए, तो बोलते हैं तो अब इस सिचुएशन में होगा क्या, हमारे स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का, सुनो ध्यान से। मैं बोलूँगा भाई मेरे हाथ में अभी 3,500 रुपये थे, ठीक है ना, मैं बोलूँगा एक काम करो, एक काम करो, अगर बॉन्ड में भी कुछ पैसा पड़ा होगा ना तो बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो कैश में, बॉन्ड्स को बेच डालो। अगर बॉन्ड में कोई पैसा पड़ा होगा ना उसको भी बेच डालो। क्यों? अरे भाई दो प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम कि भाई इस पे मुझे ऑलरेडी लो इंटरेस्ट मिल रहा है, मार्केट के कंपैरिजन में मुझे ऑलरेडी कम इंटरेस्ट मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फ्यूचर में यही बॉन्ड अब और सस्ता होने वाला है। फ्यूचर में ये बॉन्ड जो है ना वो तो सस्ता होने वाला है। अरे अगर आज समझो बॉन्ड 100 रुपए का है, फ्यूचर में ये बॉन्ड सिर्फ 70 रुपए का बचेगा, तो मेरा तो फालतू में कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस। अगर मैंने आज, जब मुझे पता चला कि ये सिचुएशन है, जब मुझे पता चला कि ये सिचुएशन है, अगर आज भी मैंने बॉन्ड को होल्ड करके रखा और बॉन्ड को नहीं बेचा तो क्या होगा, अब ये पक्का हो जाएगा, नाउ इट विल बी सर्टन, अब ये पक्का हो जाएगा कि
मुझे कैपिटल लॉस होना ही होना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो बॉन्ड प्राइसेस गिरने वाली है ही। मतलब क्या अच्छी बात, मतलब क्या बेटर चीज़ है मेरे लिए कि भाई आज ही बेच डालो ना भाई, आज ही बेच डालो ना। अच्छा मुझे बताइए भाई, एक बात बताओ, एक बात बताओ, कॉमन सेंस मुझे बताइए, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपको, मैं अगर आपको ऑप्शन दूं कि आपको 0 रुपीज़ का रिटर्न, ये आपको ज़्यादा बेटर लगता है या आपको 25 रुपए का लॉस ज़्यादा अच्छा लगेगा? बताओ, समझ में आ रही बात है? 0 रुपीज़ का रिटर्न क्या ये ज़्यादा अच्छा है या 25 रुपए का लॉस ये अच्छा है? बताओ, इन दोनों में से आपको अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ को चुनो, एक ऑप्शन को, तो आप क्या चुनेंगे? सर ऑब्वियस ही बात है सर, लॉस होना नहीं चलेगा, भले ही रिटर्न ज़ीरो हो वो चलेगा, पर लॉस नहीं चलेगा, है ना? तो बोले सर ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। यही चीज़ यहाँ पे इन्वेस्टर कर रहा है। इन्वेस्टर बोल रहा है भाई देख, मैं जब मेरे बॉन्ड्स को, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड मेरे पास पड़े हैं, जब मैं उसको बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करूंगा ना, इससे मेरे हाथ में ये जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का जो बैलेंस है ना, ये बढ़ेगा। समझो अभी 3,500 मेरे पास ऑलरेडी थे हाथ में कैश फॉर्म में, इसके वाले, ये वाले, अगर मैं बॉन्ड्स को बेचूंगा इससे समझो ये बैलेंस और मेरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना? इससे मेरा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। करेक्ट सर? सर मनी में अगर हम पैसा मनी फॉर्म में, कैश फॉर्म में खुद के पास रखते हैं ना, उस पर तो सर रिटर्न जीरो होता है। कीन्स ने बोला था तुम पैसा हाथ में कैश फॉर्म में रखोगे उस पर रिटर्न कुछ मिलता ही नहीं ना, अपने आप थोड़ी ग्रो होता पैसा, उस पर तो रिटर्न जीरो है। लेकिन सर हमें ना ये जीरो रिटर्न अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर हमने पैसों को बॉन्ड में रहने दिया तो पक्का है कि लॉस होने वाला है। अरे भाई साहब, तो क्या अच्छा है, कन्वर्ट ऑल योर बॉन्ड्स इनटू कैश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ो जल्दी से। पीपल विल होल्ड देयर वेल्थ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रादर देन बॉन्ड्स। तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भाई हमारी जो संपत्ति, हमारी जो वेल्थ है ना, मैं कैश फॉर्म में रखूंगा मेरे पास, मुझे बॉन्ड नहीं होना। इसके क्या रीजन है? 4 रीजन है। पहली बात, लॉस सफर्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इनकम फोरगॉन इज स्मॉल। वो क्या बोल रहा है, अब देखो समझो बात को, वो क्या बोल रहा है कि देखो समझो 100 रुपये का बॉन्ड था और हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 6%, है ना? तो हमें हर साल 6% इंटरेस्ट मिल रहा था, मतलब 6 रुपये का इंटरेस्ट की इनकम मुझे होंगी अगर मेरे पास बॉन्ड रहा ना, तो 6 रुपये की इंटरेस्ट की इनकम होगी। पर ढोकले, यहाँ पे तेरा 30 रुपये का तो कैपिटल लॉस हो रहा है, मतलब 6 रुपये का इंटरेस्ट और 30 रुपये का लॉस, तो नेट में तो 24 रुपये का तेरा लॉस ही हो रहा ना। बोलते भैया देखो, अगर मैंने बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट किया ना, तो ये जो 6 रुपये मैं कमा सकता था ना, नहीं कमा पाऊंगा। मैं बोलूँगा भैया चलेगा, नहीं होना, ये 6 रुपये होना ही नहीं, क्योंकि ये 6 रुपये कमाने के चक्कर में यहाँ पे भी 30 रुपये की लग जाएंगी। समझे क्या? बोलते देखो, हम पैसा कैश में रखेंगे, बॉन्ड नहीं चाहिए, या बॉन्ड बेच डालेंगे। क्यों? बोले देखो, हमको इंटरेस्ट इनकम नहीं कमा पाएंगे हम, जैसे 6 रुपये, हमने इंटरेस्ट इनकम 6 रुपये की इनकम को क्या किया, सेक्रीफाइस किया, कि भैया रहने दो, 6 रुपये का जो इंटरेस्ट इनकम मेरा फोरगॉन हो रहा ना, सेक्रीफाइस हो रहा ना, ये बहुत ही छोटा है, ये उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि बाद में लॉस जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, तो इसलिए आज मैं क्या कर रहा हूँ, बॉन्ड को बेच के कैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आगे बढ़े, मैं आज बॉन्ड को क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाली है तो मुझे कैपिटल लॉस होगा, तो अभी से ही बेच दो ना, तो आई विल बी एबल टू अवॉइड द कैपिटल लॉस। समझा? अगली बात है भैया देखो, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे रिटर्न ऑन मनी विल बी ग्रेटर देन द रिटर्न ऑन ऑल्टरनेटिव एसेट्स। ऑल्टरनेटिव एसेट मतलब यहां पे क्या है, बॉन्ड। इस हमारे सिचुएशन में क्या होने वाला है कि बॉन्ड में पक्का है कि लॉस है, और रिटर्न ऑन मनी क्या होता है, जीरो। अरे भैया जीरो रिटर्न ना ज़्यादा अच्छा है लॉस होने से। समझे? यही चीज़ मैं बता रहा था पहले। एंड फाइनली बोलते देखो, इफ़ द इंटरेस्ट रेट डज इंक्रीज इन फ्यूचर, देखो अभी इंटरेस्ट रेट हमारे बॉन्ड पे कम है, अगर फ्यूचर में जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस सस्ता हो जाएगा, तो तब ले लूंगा ना फिर बॉन्ड, आज के आज क्यों खरीद के रखना है, जब आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और बॉन्ड सस्ता होगा तब लूंगा। ऐसा बोलते देखो, इफ द इंटरेस्ट रेट डज इंक्रीज इन फ्यूचर देन बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल, एंड तब जो मेरे पास आइडल कैश बैलेंस पड़ा होगा, तब जो मेरे पास
आइडल मतलब जो खाली पड़ा है, जो यूज़ नहीं किया मैंने, तो जो तब मेरे पास आइडल कैश बैलेंस पड़ा होगा ना, तब मैं उसको यूज़ करूँगा बॉन्ड को खरीदने के लिए एट अ लोअर प्राइस, एंड फिर मुझे सस्ते में बॉन्ड मिल जाएंगे, तो उससे फिर फ्यूचर में कैपिटल गेन कमाने की संभावना मेरी बढ़ जाएगी। समझे क्या? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इस केस में क्या करेंगे और इस केस में क्या करेंगे। मुझे बताइए जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए मैं वेट कर रहा हूँ। यस। चलिए डन है बात। क्या बात डन है? डन है पक्का 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? आप क्या करना, आज के क्लास के जस्ट बाद, है ना, आज के क्लास के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये फिर से एक बार जाकर रीड करना है, वरना ये ना भूल जाते हैं, ऐसी चीज़ है ये। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। चलो डन। नेक्स्ट देखिए इधर आइए। अब यहाँ पे ना आपको दो डायग्राम दिए इंस्टीट्यूट ने, है ना? अब ये डायग्राम पे इंस्टीट्यूट सवाल जो है ऐसा अलग से तो पूछेगा नहीं आपको, मतलब डायग्राम बनाने तो नहीं बोलेगा, पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ना पहले उन्होंने इंडिविजुअल व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इसका इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एग्रीगेट, मतलब हमारे देश के सारे लोगों का एक साथ मिला के एग्रीगेट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ठीक है ना? तो ये एग्रीगेट लेवल पे है ना, मैक्रो लेवल पे है, सारे हमारे देश के लोगों का कंबाइन करके है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल व्यक्ति का है। ठीक है? सुनिए क्या है, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, हम कितना पैसा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी में रखेंगे, उसका इन्होंने यहाँ पे कर बना के आपको समझा रहे, कुछ ध्यान दीजिए अभी क्या बोल रहे हैं देखो। तो यहाँ पे इन्होंने वाई एक्सेस में प्लॉट किया है इंटरेस्ट रेट, इन्होंने एक्स एक्सेस में प्लॉट किया है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ, बोलते देखो, अगर समझो ये है मेरा आरसी, मतलब क्रिटिकल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और समझो ये है मेरा आर एन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या हमारा करंट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? अब सोचो वो क्या बोल रहा है कि समझो आपको अपने बॉन्ड पे समझो मिल रहा है 10%, और मार्केट में रेट चल रहा है 6%। तो आप क्या करोगे, जब आपका जब आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप क्या करते हो जल्दी बताइए? आपको अपने बॉन्ड पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है मार्केट के रेट से, तो आप क्या करते हो तब बताओ? मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया। तो हम हमारे पास जो भी पैसा स्पेकुलेटिव डिमांड में रखा होता है ना, वो पूरा पैसा यूज करते हैं बॉन्ड खरीदने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को जीरो कर देंगे। यहाँ पे हाथ में समझो 3,500 रुपए थे ना, वो पूरा 3,500 यूज कर लेंगे बॉन्ड खरीदने के लिए। अरे भैया बॉन्ड में मुझे ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है, और फ्यूचर में ये बॉन्ड और महंगा और प्राइस उसका बढ़ेगा, तो आज ज्यादा बॉन्ड खरीद लो। तो जब अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन क्रिटिकल रेट, तो हम क्या करेंगे, हम स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी में कुछ पैसा रखेंगे ही नहीं। क्यों? वो जितना पैसा रखा था ना, उसके लिए जितना पैसा स्पेकुलेशन के लिए रखा था ना, वो पूरा यूज कर लेंगे बॉन्ड खरीदने में। आप समझे क्या? तो मेरा जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का जो कर्व है, वो एक्स वाई एक्सेस को ही को इंसाइड कर लेगा, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब मेरा यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हो जाएगा जीरो, क्योंकि पूरा पैसा बॉन्ड में लगा दूंगा मैं। आप समझे क्या? बोलते हैं एस डी एम विल को इनसाइड विद वाई एक्सेस एंड फुल अमाउंट विल बी यूज टू बाय बॉन्ड्स। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? लॉजिकली बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? कमॉन जल्दी सारे बच्चे यार, कमॉन यार, मुझे जोश चाहिए, जोश और उमंग। क्या बताइए? मुझे जोश और उमंग चाहिए प्लीज। मुझे जोश और उमंग चाहिए।
बोलो फटाफट। ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, और अगर और अगर क्या बताइए, और अगर समझो ऐसा हो कि हमारा ये जो आर एन है ना, आर एन, समझो वो इधर है, मतलब कि आर एन जो है ना हमारा, आर एन मतलब जो हमें हमारे बॉन्ड पे अभी करंटली मिल रहा है, समझो उसकी वैल्यू आर सी से कम है, तो मतलब इफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन क्रिटिकल रेट, तो फिर क्या होगा बताओ जल्दी। तो फिर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा भाई बॉन्ड में कुछ भी पैसा रखो ही मत, पूरा कैश फॉर्म में रखो हाथ में। तो क्या होगा, मेरा जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है ना, एकदम से देखो बढ़ के इतना हो गया, और ये हो जाएगा मेरा कर्व। बोलेंगे जितना ज्यादा पैसा मैं हाथ में कैश फॉर्म में रख सकता हूं ना, उतना कैश में रखूंगा, बॉन्ड में पैसा रखूंगा नहीं, समझे। तो मेरा जब आर एन इज लेस देन आर सी, तो क्या होगा, तो हम सारा पैसा हाथ में रखेंगे, क्या बताओ, एस डी एम के फॉर्म में, मतलब कैश फॉर्म में हमारे पास रखेंगे कि भैया आगे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब यूज करेंगे, पर अभी बॉन्ड नहीं खरीदना है। बोलते हैं वी विल सेल ऑल बॉन्ड्स एंड कन्वर्ट टू कैश। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे कर्व देखो कैसा है, ये मिला हुआ नहीं है, ये सिचुएशन रहेगा तो यहाँ पे रहेगा कर्व स्पेकुलेटेड डिमांड ऑफ मनी का, और जब ये सिचुएशन रहेगा तो ये कर्व बन जाएगा ऐसा। तो ऐसे जुड़े हुए नहीं है कर्व, ये यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, चलिए बताइए, क्या बात डन है। बोलो यार। डन है, ओके वेरी गुड, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात देखेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये है आपका, दिस पॉइंट इज एक्चुअली योर लिक्विडिटी ट्रैप। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चाहता हूं आप एक चीज जल्दी से वहां पे नोट करेंगे। क्या नोट करना है आपको, जल्दी से आप एक चीज नोट करेंगे वहां पे, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि हम चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ते हैं, हम चैप्टर 7 में पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में, करेक्ट। और चैप्टर नंबर 8 में हम क्या पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। याद रखना एक चीज, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इन इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा है इन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। बोलते हैं बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, बोलते हैं कि हमारा फिस्कल पॉलिसी इन इफेक्टिव, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई तो सही पर वर्क ही नहीं कर रही। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट के समय, ऐसा होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट में। अब सर ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, ये हम चैप्टर 7 में पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी में, एकदम लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर 7 का, एकदम लास्ट लास्ट पेज में आएगा। तो जब चैप्टर 7 आप जब करेंगे तब उसमें आएगा, ठीक है, वापस आइए नेक्स्ट। और अभी हम चैप्टर 8 जो अभी कर रहे हैं, जिसमें हम आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, इसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इन इफेक्टिव कब हो जाती है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इन इफेक्टिव हो जाती है जब लिक्विडिटी ट्रैप का केस होता है। तो आपको ना ये चीज याद रखनी है, आपको एमसीक्यू इस पे आ सकता है कि इनइफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, क्राउड कब होता है ऐसा, क्राउडिंग ऑफ आउट इफेक्ट के समय। इन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी कब हो जाती है, लिक्विडिटी ट्रैप के समय। ठीक है, ये दोनों चीज आप जल्दी से क्विकली, मैं चाहता हूं, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बस जल्दी से इसे लिखिए। यस कम ऑन, फास्ट लिखेंगे वहां पे।
चलिए ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट इधर आइए। अब सुनिए लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, है ना। चलिए मैं ना इसको आपको डायरेक्टली पहले ये डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर हम उसको इधर जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए डायग्राम देखो क्या बोल रहा है, आइए इधर। तो लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो हमें एग्रीगेट लेवल का, जब हम स्पेकुलेटेड डिमांड कर्व देखते हैं, जो कि ये है, दिस इज द, क्या बताओ, स्पेकुलेटेड डिमांड कर्व एग्रीगेट लेवल पे देखें तो ये क्या है, ये स्पेकुलेटेड डिमांड कर्व है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना, फर्क समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखें, सुनिए ऐसा समझो आप, है ना, ये क्या है, वाई एक्सेस पे है इंटरेस्ट रेट और एक्स एक्सेस पे है स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी, कि आप कितना पैसा हाथ में रखेंगे स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, ये बता रहा है ये, समझे। तो ये जब जीरो है मतलब तुमने हाथ में कुछ भी पैसा रखा ही नहीं है स्पेकुलेशन के लिए, तुमने पूरा पैसा लगा दिया है बॉन्ड्स में, इसका ये मतलब है जब जीरो है तब, ठीक है। और ये जब बढ़ता है इसका मतलब क्या है, मतलब कि तुम बॉन्ड में पैसा कम कर रहे हो और हाथ में पैसा ज़्यादा रख रहे हो, समझ में आया आपको। अब समझो बेटा कि समझो समझो दोस्त कि मार्केट में ना रेट चल रहा है आर स्टार। आर स्टार क्या है, ये हाईएस्ट पॉसिबल रेट है, जितना ज़्यादा हो सकता उतना हाईएस्ट पॉसिबल रेट समझो मार्केट में चल रहा है, कि हमें बॉन्ड्स पे हाईएस्ट पॉसिबल रेट मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, भैया अगर इतना ज़्यादा रेट मिल रहा है बॉन्ड पे, एक काम करो ना, पूरा पैसा बॉन्ड में रखो, कैश में काय को रखने का। तो स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी होगा जीरो, क्योंकि जो पैसा हाथ में स्पेकुलेशन के लिए रखा था पूरा बॉन्ड में लगा दिया। ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन बॉन्ड, है ना, समझ में आ रही बात है। तो जब ऐसा आर स्टार जैसा, ये क्या है, आर स्टार जैसे, आर स्टार जितना अगर इंटरेस्टेड हो तो हम पूरा पैसा बॉन्ड में रखेंगे, हाथ में पैसा कुछ रखेंगे नहीं। बट जैसे जैसे समझो इंटरेस्ट रेट तुम्हारा गिरेगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट तुम्हारा गिरेगा तो क्या होगा, तो तुम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा बॉन्ड से निकालना चालू करोगे, कि बोलेंगे यार बॉन्ड में तो अब थोड़ा कम इंटरेस्ट मिल रहा है, एक काम करो धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा बॉन्ड से निकालो और हाथ में रखो कैश फॉर्म में, समझे। तो जब धीरे धीरे इंटरेस्ट गिरेगा तो तुम भी अपने हाथ में धीरे धीरे क्या करोगे, अब स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी को बढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। पहले जीरो था स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी, अब क्या हुआ, अब तुमने थोड़ा सा पैसा रखा, फिर तुमने और पैसा निकाला बॉन्ड से और इतना पैसा तुमने हाथ में रखा कैश फॉर्म में, फिर तुमने और पैसा निकाला तो इतना पैसा तुमने कैश में रखा, ऐसा समझ में आ रहा है। तो समझो आर स्टार से समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो गया। बोले जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इतना पैसा निकाल लेंगे बॉन्ड से और हाथ में रख लेंगे खुद के पास, ठीक है ना। और बॉन्ड को क्या करेंगे, बॉन्ड थोड़े से बेच डालेंगे ऐसा। समझो R1 से और इंटरेस्ट रेट गिर के R2 हो गया, तो हम और पैसा बॉन्ड से निकालेंगे, और पैसा बॉन्ड से निकालेंगे और हाथ में स्पेकुलेटिव डिमांड में पैसा ज़्यादा रखेंगे। समझो R2 से बेटा अब इंटरेस्ट रेट हो गया R0, और R0 जब हुआ ना तो हमने इतना पैसा जो है बॉन्ड से पैसा निकाला और इतना पैसा हमारे हाथ में रखा, करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, जैसे आर स्टार क्या था, ये था हाईएस्ट पॉसिबल, ये था हाईएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट जो तुम्हें मिल सकता है, ये था आर स्टार। R0 क्या है, R0 है लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट। मतलब कि बेटा समझो इंटरेस्ट रेट जब गिर रहा था ना, कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे अब ऐसा होगा कि यार बस अब क्या ही गिरेगा, है, मतलब इससे कम तो हो ही नहीं सकता। समझो एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो हमें सेविंग अकाउंट, बैंक के सेविंग अकाउंट पे हमें समझो 3% का इंटरेस्ट मिलता है, अब बॉन्ड पे गिरते 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 3% होगा, इससे कम क्या होगा, इससे कम थोड़ी ना हो सकता है ऐसा, अब समझ रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, मैं ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट क्या है कि समझो कि इंटरेस्ट रेट जब गिर रहा था ना, तो एक ऐसा लेवल अब टच हो गया इंटरेस्ट रेट का, एक ऐसा लेवल अब आ गया कि अब इससे नीचे तो गिर ही नहीं सकता, ये लोएस्ट पॉसिबल जो रेट हो सकता था ना वो टच हो गया, ये है ये R0, आप समझे क्या। अब इससे नीचे, अब इससे कम हो ही नहीं सकता। अरे यार जल्दी बताइए, अब इससे कम जल्दी बताओ, कम ऑन, अब इससे कम क्या बताइए, हो ही नहीं सकता, ऐसा लेवल टच हो चुका है।
मतलब अब अब इस इंटरेस्ट रेट के टच होने के बाद, समझो 3% है एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट ये 3% होने के बाद अब अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आया तो गिरेगा तो नहीं, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कब बढ़ेगा ये पक्का नहीं है, बट इससे नीचे तो जा नहीं सकता, ये हमें पक्का है। समझे बाद में क्या बोल रहा हूं? फिर से, पहले हमारा इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट फिर कम होते जा रहा था, मार्केट के कंडीशंस की वजह से, मल्टीपल रीजंस हो सकते, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कम होते होते एक ऐसा लेवल टच हो गया इंटरेस्ट रेट का, अब मुझे पता है, मार्केट को पता है कि अब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता। मतलब क्या है? मतलब अब अगर कोई भी चेंज होगा इंटरेस्ट रेट में तो यहां से अब वो वापस बढ़ने ही वाला है। समझे? तो इस इंटरेस्ट रेट पे हमने क्या किया था, इस इंटरेस्ट रेट पे हमने इतना जो है ना पैसा हाथ में रखा है कैश फॉर्म में। समझे क्या? ये है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। हमने बोला भाई बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, इतने इंटरेस्ट रेट पे तो हम क्या बताइए, हम बॉन्ड पे पैसा क्यों रखें, हम पैसा क्या करेंगे, हम तो हाथ में रखेंगे पैसा, तो हमने इतना पैसा हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप समझो बाद में क्या बोल रहा हूं, हम इस पॉइंट पे हैं, यहां पे मैं सोच रहा हूं कि देखो अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो ही नहीं सकता, अब तो इंटरेस्ट रेट और कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेटा लोएस्ट पॉइंट टच हो चुका है। ऐसा बेटा लोगों के साथ भी होता है ना कि बहुत बार बेटा लोग इतना गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि हमको एक पॉइंट के बाद लगता है भाई तू अब इतना गिर चुका है, अब और क्या ही तू गिरेगा। आप समझे क्या? अब तू है ना, अब तू इतना गिर चुका है, क्या बताइए, अब तू इतना गिर चुका है, अब तू और क्या ही अब तू और क्या ही गिरेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना जी? तो ये क्या है बताओ? तो वैसा इंटरेस्ट रेट के साथ हो गया है कि अब वो इतना गिर चुका है बेटा कि अब और क्या ही गिरेगा ये। आप समझे ना? ठीक है, आगे बढ़े। तो अब जो है, अब मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि भाई देख, अब चाहे कुछ भी हो, क्या बताइए, अब तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हुआ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब कि मैं इस बात के लिए सर्टन हूं, क्या बोला मैंने, मैं इस बात के लिए सर्टन, सर्टन मतलब क्या, 100% मुझे पक्का है, है ना, मेरा पक्का है, मुझे मालूम है कि अब तो भाई ऐसा ही होने वाला है। आप समझ रहे क्या? यहां पे आके, यहां पे आके अब तो भैया क्या है ना, इस सिचुएशन पे आके, इस सिचुएशन में आके अब तो भैया पक्का है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही। आई एम सर्टन कि इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। तो अब मुझे बताइए, अगर बेटा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो फ्यूचर में क्या होगा, बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएगी, करेक्ट। अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाला है तो फ्यूचर में क्या होगा, 10, इस सिचुएशन पे जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, यहां पे मुझे पक्का हो जाएगा कि फ्यूचर में बॉन्ड प्राइसेस विल डिक्रीज, राइट। तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं इस सिचुएशन में कोई भी एडिशनल बॉन्ड नहीं खरीद रहा था। मैं मतलब कोई भी नहीं, देश में समझो कोई अभी बॉन्ड नहीं खरीद रहा। अब आरबीआई को लग रहा है कि यार लोग बॉन्ड क्यों नहीं खरीद रहे हैं, आरबीआई को लगा कि लोग बॉन्ड क्यों नहीं खरीद रहे, ऐसा तो नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब जब ये इंटरेस्ट रेट टच हो गया ना, और यहाँ पे लोगों ने सब पैसा हाथ में रखा है कैश फॉर्म में, कुछ भी बॉन्ड में खरीद, कुछ भी बॉन्ड खरीद नहीं रहे, तो आरबीआई को लगता है कि यार ये लोग बॉन्ड खरीद क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है क्या? चलो एक काम करता हूं, आरबीआई क्या करता है, अब
यहां पे बेटा जब ये सिचुएशन है, यहां पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ऐसी जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए। तो आरबीआई यहां पे क्या करता है, आरबीआई यहां पे एक ऐसी पॉलिसी बनाता है, आरबीआई यहां पे एक ऐसी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा जिससे क्या बताइए, जिससे लोगों के पास मनी बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए। पर लोग क्या करेंगे, लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पैसा अगर मिलेगा भी ना, वो पैसों को भी वो बॉन्ड में तो नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर हमने यहां पे बॉन्ड खरीद लिया, अरे फ्यूचर में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, फ्यूचर में तो बॉन्ड सस्ता होने वाला है, तो मैं आज महंगे प्राइस पे बॉन्ड क्यों खरीदूं? अगर आज मेरे पास ज्यादा का पैसा आ भी गया ना, तो भी बॉन्ड नहीं खरीदूंगा। तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, लोगों के पास ज्यादा का पैसा आया, फिर भी बॉन्ड नहीं खरीदा। अरे यार, फिर भी लोगों ने फिर भी लोगों ने बॉन्ड नहीं खरीदे। ओ हो, मतलब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई पर फिर भी वो वर्क नहीं की। हाँ, इन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहां पे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, उसके वजह से हमारे पास पैसा और बढ़ गया। मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से पैसा मेरे पास और बढ़ गया। बट वो पैसों को भी मैंने क्या किया, मैंने उन पैसों को होल्ड कर लिया। क्या किया? होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या है? खुद के पास ही सेव कर लिया कि एक्स्ट्रा का पैसा आ रहा है कि हमारे पास अलग अलग जगह से आने दो, पर वो पैसों को भी खुद के पास ही रखेंगे कैश फॉर्म में, उसको यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मनी सप्लाई बढ़ा, हमारे पास पैसा बढ़ा, फिर भी हमने उसको खुद के पास कैश फॉर्म में रखा, मतलब लिक्विडिटी को ट्रैप करके रख दिया। मतलब कैश को ट्रैप करके हमने रखा है, हम पैसों को यूज ही नहीं कर रहे बॉन्ड खरीदने के लिए। इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना बना के ट्राई कर रहा है कि लोग जो है वापस से बॉन्ड खरीदे, बट लोगों ने लिक्विडिटी को ट्रैप करके रखा है, पैसों को ट्रैप करके रखा है कि भैया हम तो खर्चा नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं खरीदेंगे इससे। लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बात समझ में आ रही? बताइए, कम ऑन जल्दी। यस। तो अब कुछ बच्चों का सवाल इसमें ऐसा आता है, तो सर फिर ये सिचुएशन से हम बाहर कब निकलेंगे? मतलब लोग वापस से बॉन्ड खरीदना चालू कब करेंगे? जब ये हो जाएगा तब, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे कुछ समय बाद और बॉन्ड प्राइसेस जब कम हो जाएंगी, उसके बाद वापस से लोग बॉन्ड खरीदना चालू करेंगे। ऐसा है। चलिए, क्या आपको बात समझ में आ रही है? दिस इज लिक्विडिटी ट्रैप। मैं चाहता हूं अब आप इसको पट्टे से एकदम इसको पढ़ेंगे आप एक बार, ठीक है ना? मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसको जल्दी से ये चीज को पढ़ें। मैंने जो आपको अभी पढ़ाया ना, वही है एग्जैक्टली exactly, ये वही है एग्जैक्टली exactly, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप रीड करो, फिर मैं एक बार रीड करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? जल्दी इसको रीड कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे सी फाउंडेशन के इसको सिर्फ रट्टा मारते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, सिर्फ रट्टेबाजी करनी है जिंदगी में, वो पास नहीं हो पाते। हमें इसको समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए मुझे बताइए एक बार जल्दी से कि क्या ये क्लियर है? जो मैंने बोला है ना एग्जैक्टली वही चीज़ें लिखी है, पर रीड करो एक बार जल्दी और मुझे बताइए। कम ऑन।
चलिए डन है क्या, बाद में आगे बढ़ूँ गाइस, कम ऑन जल्दी, हमें आज खत्म करना है यूनिट, कम ऑन बोलो फटाफट बोलो, क्या डन है, बड़े आगे चेक देखिए पढ़े क्या लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है, देखो जैसे ऐसे मैंने बोला था ना हिंदी में, वही सेम सेम स्टोरी बस है, पर इंग्लिश में लिखा है, देखो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल टू वेरी लो लेवल्स, now the expectation is that since interest rate is very low it cannot go further lower, भैया इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब और नीचे तो जाएगा नहीं, तो अब हमें क्या लग रहा, अब हमें लग रहा है कि अब इस सिचुएशन में अब तो इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। बोलते हैं व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, और बोलते हैं अगर फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो फ्यूचर में क्या होगा, तो बॉन्ड प्राइसेस जो है फ्यूचर में गिर जाएगी, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन फ्यूचर, कि अगर अब इन फ्यूचर क्या बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड प्राइसेस जो है वो तो गिर जाएगी, और हमें क्या होगा, अगर मैंने आज बॉन्ड खरीद के रखा होगा, बोलते हैं टू होल्ड बॉन्ड्स एट दिस लो इंटरेस्ट, अगर मैंने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आज भी बॉन्ड को खरीद के रखा होता तो फ्यूचर में मुझे कैपिटल लॉस होना पक्का हो जाता। देखिए अगर मैंने आज ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर बॉन्ड्स को होल्ड करके रखा होता ना, तो इसका मतलब ये है इट इज़ टू टेक ऑलमोस्ट अ सर्टन रिस्क, पक्का हो जाता कि कैपिटल लॉस फ्यूचर में होना ही होना है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई, देखो बोलते हैं द डिज़ायर टू होल्ड बॉन्ड्स इज़ वेरी लो एंड अप्रोचेज जीरो। इस सिचुएशन में बोलेंगे भैया हमारी जीरो मतलब बिल्कुल ही इच्छा नहीं है बॉन्ड खरीदने की, एंड डिमांड टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म, मतलब पैसों को कैश फॉर्म में रखने की जो इच्छा है, इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, मतलब कि इच्छा बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। ऐसा उसको लिखने का तरीका है कि लोग बोलेंगे भैया पैसा कैश में रखो बॉन्ड में मत डालो, ऐसा। ये MCQ आया हुआ है कि लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज अप्रोचेस टू जीरो एंड डिजायर टू होल्ड मनी अप्रोचेस इन्फिनिटी। ये समझेगा, इस पे MCQ आया हुआ है, ठीक है ना, सिंपल बात है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे इस सिचुएशन पे द स्पेकुलेटिव डिमांड कर्व बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। देखो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व वो क्या हो गया है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद है हमारा डिमांड कर्व जब पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा, ठीक है ना। सो हियर द डिमांड कर्व इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक बन जाता है हमारा डिमांड कर्व विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स, एंड स्पेकुलेटिव डिमांड कर्व, मनी डिमांड कर्व बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपको MCQ आता है कि लिक्विडिटी ट्रैप के समय स्पेकुलेटिव डिमांड कर्व कैसा हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है कि अब वही सेम इंटरेस्ट रेट पे, यही वाले इंटरेस्ट रेट पे हम क्या करते जा रहे हैं, हम यहीं पे और पैसा हाथ में ही होल्ड करके रख रहे हैं, है ना, ऐसा, ठीक है, आगे बढ़े। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। हमने लिक्विडिटी को ट्रैप करके रखा है, पैसों को हमारे पास से ट्रैप करके रखा है कि भैया हम ये पैसा तो यूज करेंगे नहीं बॉन्ड के लिए। अब ये सिचुएशन पे जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे हमारे देश में कौन है, RBI इज अनएबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी विथ मॉनेटरी पॉलिसी। अब RBI इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भले ही बना दे, फिर भी लोग क्या करेंगे, लोगों को जो पैसा मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी से उसको भी लोग क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे। होल्ड मतलब क्या, खुद के पास ही सेव कर लेंगे, यूज नहीं करेंगे, ऐसा, है ना। तो बोलते हैं देखो, सिंस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज जीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज जीरो का मतलब क्या है, मतलब मैंने पैसों को हाथ में रखा ना मनी फॉर्म में, तो भी ऐसा कुछ मेरा लूज आउट नहीं हो रहा, कोई ऐसा रिटर्न नहीं है जो मैं कमा सकता था पर नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि बॉन्ड लूंगा तो मेरा ही नुकसान है। तो पैसों को हाथ में रखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिलहाल इस समय पे जीरो है, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैंने पैसों को कहीं और भी किया ना तो कोई फायदा नहीं होगा, तो पैसों का हाथ में रखो भाई कैश फॉर्म में, है ना। बोलते हैं इवन इफ मॉनेटरी अथॉरिटी इंक्रीजेस मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी बना के मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश भी की ना, फिर भी लोग क्या करेंगे, दे विल होल्ड मनी, समझे क्या, आगे बढ़े। तो क्या होगा, द एक्सेस फंड्स, RBI के मॉनेटरी पॉलिसी से जो एक्सेस फंड्स क्रिएट हुए इकोनॉमी में, वो भी न्यू इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। मतलब कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो वर्क नहीं कर पा रही, वो क्या हो गई है, वो इनइफेक्टिव हो गई है, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी।
MCQ आता है, ठीक है ना, ये समझ में आ रही है आपको बात क्या बोल रहा हूँ। एंड फाइनली देखो, मैंने आपको बोला था ना कि हमने चार्ट बुक में कुछ अपडेट्स किए, जैसे कि ये वाली लाइन, ये लाइन हमारे पुराने चार्ट बुक में नहीं है एंड हमारे स्टडी मटेरियल में भी नहीं है लाइन, तो मैंने यहाँ पे क्यों डलवाया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने MCQ पूछा हुआ है। ये ICAI ने MCQ पूछा है कि लिक्विडिटी ट्रैप जो है क्या वो सच में कभी हुआ है दुनिया में, उसका एम्पेरिकल एविडेंस बताओ। एम्पेरिकल मतलब हिस्टोरिकल। तो लिक्विडिटी ट्रैप हमारे दुनिया में कभी देखने को मिला है ऐसा सिचुएशन, हिस्टोरिकली, एम्पिरिकली मतलब हिस्टोरिकली? आंसर है यस। जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, है ना, वो जो है उस समय भी लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन आया था, है ना, 2008 का जो रिसेशन आया था, ठीक है ना। वो जो हम क्या बताइए, हम वो लेहमन ब्रदर्स वगैरह की जो बातें करते हैं, हाउसिंग क्राइसिस वगैरह की बातें करते हैं ना, वही हमने ये बातें की थी किसमें, हमारे बिजनेस साइकिल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि द एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इज फाउंड व्हेन इट वाज फाउंड ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। ये क्राइसिस एस है, ये एस। एम आई क्लियर? तो ये लाइन मैंने बोला ना, ऐसे कुछ अपडेट्स है, ठीक है। चलिए डन है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, बाद में इसको आप लिख लेना, मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो हमारी अभी 3 थ्योरी हो गई है, अब ये 3 थ्योरी बची है और ये पूरा का पूरा एक ही पेज में है, खत्म, समझे ना। ये एक ही पेज है, खत्म हो गया। यूनिट 1 इसके बाद खत्म, फिर यूनिट 2 है, अगले क्लास से यूनिट 2, ठीक है ना। अभी पहले इसको निपटा देंगे अपन, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो पहले तो आप ये देखो और इसको मुझे बताओ ये डन है क्या, फास्ट कमन। चलिए ओके डन, डन 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 डन। मैं आगे बढ़ रहा हूँ गाइस, कम ऑन, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जिंदगी में। चलिए ओके, तो फाइनली अभी यूनिट 2 का जो है हमारा आखिरी जो टॉपिक है दैट इज पोस्ट कीनिजन थियरीज। मतलब कीन्स भाई साहब के आने के बाद भी, कीन्स की इतनी जबरदस्त थियरी देने के बाद भी और कुछ लोगों ने हिम्मत की थियरी देने की। क्या है बताओ?
इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी एंड फाइनली डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। ठीक है ना। तो आइए पोस्ट कीनीसन, इसको पोस्ट कीनीसन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कीन्स की थ्योरी बनाने के बाद इनकी थ्योरी है, इसलिए इसे पोस्ट कीनीसन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए इधर। सो जल्दी देखेंगे, एक ही पेज की बात है और मुझे लगता है कि ये आराम से हमारा जो है कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना। डन डन डन। चलिए करें, स्टार्ट करें। ओके, तो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री प्लीज ध्यान दीजिए, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस। ठीक है ना। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक। अपन स्टॉक रखते हैं ना, जैसे समझो हमारे कपड़े की दुकान है तो हम कपड़े का कुछ स्टॉक रखेंगे, है ना। तो अब ना उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि हमें कितने रुपए का स्टॉक रखना चाहिए हमारे दुकान में, है ना। बहुत ज़्यादा रखना भी अच्छा नहीं, बहुत कम रखना भी अच्छा नहीं। तो एग्जैक्टली कितने रुपए का स्टॉक हमें हमारे दुकान में मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में ना आप जो है क्या बताइए, हमारे सीए इंटर के कॉस्टिंग सब्जेक्ट में बाद में पढ़ेंगे। सीए इंटर में जाके आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो कि प्रणव सर आपको पढ़ाएंगे, है ना, इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्वेंट्री कि कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए, है ना। देन जब हम ऑर्डर देते हैं सप्लायर को तो कितने क्वांटिटी का ऑर्डर दे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ ऐसा करके। हाँ, पर जान दो अभी सी एंटर में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बॉमोल एंड टॉबिन, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि जैसे हम बिजनेस में इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं ना, स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, हमें कितना पैसा हाथ में रखना है, उन पैसों को भी एक प्रकार से स्टॉक के जैसा समझो। जैसे हम हमारे बिजनेस में कितने वैल्यू का स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे, इस पर काफ़ी सोचते हैं हम, इसका कैलकुलेशंस करते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति अपने हाथ में कितना पैसा कैश फॉर्म में रखना चाहेगा, इसको भी स्टॉक के जैसा समझो, तुम इन्वेंट्री के जैसा समझो। आप समझे क्या ऐसा। तो हम कितना पैसा हाथ में कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं, स्टॉक के जैसा समझो उसको, कि कितना स्टॉक, कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है पैसों का, ऐसा। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो इस थ्योरी को बोला जाता है इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। क्या बोला, इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो कैश बैलेंसेस है ना, इसको क्या किया, इसको इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस के नजरे से देखा। तुम कितना पैसा हाथ में रखना चाहते हो, ये एक प्रकार से क्या है, एक स्टॉक है ना, कि आप कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो पैसों का ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते हैं इन्वेंट्री मॉडल अज्यूम्स दैट देयर आर टू मीडिया। मीडिया मतलब क्या, यहाँ पे मीडियम मतलब माध्यम, दो माध्यम है पैसों को स्टोर करने का, दो तरीके, ऐसा बोल रहे हैं इनके हिसाब से। रियल लाइफ में और भी तरीके हैं बेटा, इन्होंने अपनी थ्योरी अपने अजम्पशंस के हिसाब से बनाई है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो बॉमल एंड टॉबिन ने बोला कि हम जो है पैसों को दो तरीके से क्या कर सकते हैं, बोलो जल्दी। हम पैसों को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं, या तो मनी फॉर्म में, या तो इंटरेस्ट बेरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। मतलब क्या, बॉन्ड में। इंटरेस्ट बेरिंग ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियल एसेट। तो यहां पे इसका एग्जाम्पल क्या है, बॉन्ड। या तो मैं पैसों को खुद के पास कैश फॉर्म में रखूंगा, या तो पैसों को बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि ये दो ही चीज़ है जो लोग कर सकते हैं पैसों के साथ, ऐसा ये बोल रहे हैं। रियल में और भी कर सकते हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी बनाने के लिए अजम्पशन की लिए। ठीक है। तो इनका ये अजम्पशन है कि हम पैसों को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं, कैश एंड बॉन्ड। आगे बढ़े। लेकिन जब जब बेटा मैं कैश को यूज करूंगा बॉन्ड खरीदने के लिए, तो मुझे एक खर्चा करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए। बोलते देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड ऑल्टरनेटिव एसेट्स। जैसे समझो आप आज स्टॉक मार्केट से कोई शेयर खरीदते हैं, तो उसमें नहीं क्या ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर को, समझ में आ रहा है। कुछ आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो कुछ खर्चा होता है, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम हमारे पैसों को यूज करके बॉन्ड खरीदेंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट, एक खर्चा करना पड़ेगा, जिसे यहाँ पे ब्रोकरेज बोल दिया। ब्रोकरेज मतलब कमीशन, है ना। ब्रोकरेज देना पड़ेगा मतलब कमीशन देना पड़ेगा। एम आई क्लियर। क्या मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। देखो, तो बॉमल भाई साहब क्या बोलते हैं, पीपल होल्ड एन ऑप्टिमम
ऑप्टिमम मतलब जितनी ज़रूरत है एग्जैक्टली उतना, बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितनी ज़रूरत है एग्जैक्ट उतना। बोलते हैं पीपल हमेशा एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनाते हैं बॉन्ड और कैश बैलेंस का। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा कैश में रखेंगे, ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा बॉन्ड में रखेंगे, वो दोनों में एक ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। दैट इज एन अमाउंट दैट मिनिमाइजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम इस तरीके से पैसा कैश फॉर्म में रखेंगे जिससे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम से कम आए। अच्छा, अगर मैंने पैसों को हाथ में कैश फॉर्म में रखा तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सुन लो, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं। जब भी बेटा ये बात करता है ना, देखो जब भी मैं पैसों को कैश फॉर्म में खुद के पास हाथ में रखता हूं कैश फॉर्म में, तो पैसों को कैश फॉर्म में रखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ द मिस्ड अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। तो अगर मैंने पैसों को कैश फॉर्म में रखा तो क्या होगा? तो ये पैसों को अगर बॉन्ड में, ये पैसों को अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता तो कुछ इंटरेस्ट कमा सकता था, बट कैश फॉर्म में पैसा रखने की वजह से, बट कैश फॉर्म में पैसा रखने के वजह से वो इंटरेस्ट नहीं कमा पाया। ये जो है ना, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। मैं चाहता हूं ना आप इसको लिख लो, क्योंकि ये पता ही नहीं होता बच्चों को कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। इसको प्लीज़ आप एक बार लिख लीजिए प्लीज़। क्या आपको समझ में आ गया कि क्या है एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, चलिए इधर आइए, चलिए इधर आइए। तो यहाँ पे देखो क्या है, बोलते हैं द लेवल ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, है ना। अब अच्छा, तो ये आपको समझा गया। तो हम इस तरीके से हाथ में उतना ही कैश बैलेंस रखेंगे जिससे हमारा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना ये कम से कम आए, ऐसा, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं कि पूरा पैसा कैश में रखो, पूरा बॉन्ड, थोड़ा बॉन्ड में भी रखेंगे, थोड़ा कैश में भी, लेकिन कैश में कितना रखेंगे सच दैट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा कम से कम आए, ऐसा, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो अभी ध्यान दीजिए। बोलते हैं अब देखो, अब तुम कितना पैसा हाथ में कैश फॉर्म में रखना चाहोगे ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। इन्होंने बताया, किसने? बॉमवेल एंड टॉबिन। अब ध्यान दीजिए, इस पर एमसीक्यू आता है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं द लेवल ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, या आप कितना पैसा कैश फॉर्म में खुद के पास रखोगे ये डायरेक्टली रिलेट करेगा इनकम से। ये क्या सिंपल चीज़ है, ये तो आप सबको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि इनकम पे डिपेंड करेगा, सीधी बात है भाई।
है ना, सीधी बात है। अगर समझो बेटा कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेगा, वो हाथ में ज़्यादा पैसा रखना चाहेगा, मनी डिमांड विल बी हायर, खत्म। हम हाथ में ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे कैश की, सिंपल। आगे बोलते हैं इट इज़, ये आप कितना पैसा हाथ में कैश फॉर्म में रखोगे ये डायरेक्टली रिलेट करता है टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड बॉन्ड। क्या बोल रहा है देखो, अगर मुझे पैसों से जब मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो उसमें जो ब्रोकरेज देना पड़ता है, अगर वो ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ेगा तो, समझे, मैं जब पैसों से बॉन्ड खरीद रहा हूं तो उस पर मुझे जो ब्रोकरेज देना है ना, अगर वो ब्रोकरेज का जो अमाउंट है अगर वो ज़्यादा होगा तो मैं क्या बोलूँगा, भैया फिर मुझे ज़्यादा बॉन्ड नहीं खरीदना, मुझे ज़्यादा बॉन्ड नहीं खरीदना, तो फिर क्या करूँगा, मैं हाथ में ही पैसा ज़्यादा रखूँगा कैश फॉर्म में, तो मेरा मनी डिमांड विल बी हायर। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या, मुझे बताइए। तो आपको एमसीक्यू आएगा ये कि भाई हमें बताइए कि इन्वेंट्री अप्रोच के हिसाब से मनी डिमांड किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़े, राइट। अच्छा, आप कितना पैसा हाथ में, आप कितना पैसा हाथ में, प्लीज ध्यान दीजिए, आप कितना पैसा हाथ में रखेंगे, किस चीज़ के लिए बताओ, किस चीज़ के लिए, आप कितना पैसा हाथ में रखेंगे कैश फॉर्म में, ठीक है ना। मनी डिमांड कितना होगा ये इनडायरेक्टली रिलेट करता है कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट मतलब यही यही ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको ही कैरिंग कॉस्ट बोला है, इसको ही इन्होंने यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट बोला है कि पैसों को हाथ में कैरी करने का खर्चा। तो हाथ में अगर मैं पैसा कैरी कर रहा हूँ मतलब वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसको ही वो कैरिंग का कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हाँ, तो कैरिंग कॉस्ट, अब सोचो व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट। बोलते हैं अगर तुमने पैसों को हाथ में कैश फॉर्म में रखा तो क्या होगा, तो द इंटरेस्ट इनकम फोरगॉन बाय होल्डिंग मनी। मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि अगर तुमने पैसा हाथ में कैश फॉर्म में रखा तो इन पैसों पे तुम इंटरेस्ट जो कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे। फोरगॉन का मतलब होता है सैक्रिफाइस, बलिदान देना। अगर पैसों को कैश फॉर्म में रखा तो बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट कमा सकता था मैं उसका बलिदान दे रहा हूं। अरे यार तुम समझे क्या बात, कम ऑन जल्दी मुझे जवाब चाहिए गाइस। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी, आई एम वेटिंग। क्या ये बात क्लियर है गाइस, आई एम वेटिंग, जल्दी बताएं। चलो बढ़ो आगे। ठीक है आगे। तो बोलते हैं देखो, देखो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा कब होगा, कैरिंग कॉस्ट हमारा ज़्यादा कब होगा, जब मुझे बॉन्ड पे, जब मुझे बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा ना, तो पैसों को हाथ में रखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट को की कुर्बानी दे रहा हूँ। समझा, समझो बॉन्ड पे 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, समझो बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो ज़्यादा है, तो अगर हाथ में कैश रखा, अगर पैसा हाथ में कैश फॉर्म में रखा तो क्या होगा, तो हाथ, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट की कुर्बानी दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे नहीं नहीं यार एक काम करो, हाथ में मैं कैश रखता हूँ कम, मतलब मनी डिमांड करता हूँ कम, और बॉन्ड ज़्यादा खरीद लेता हूँ। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ज़्यादा होता है ना तो अपने को डर लगता है कि यार इतना ज़्यादा भी मैं लूज आउट नहीं कर सकता इंटरेस्ट को, तो अब कैश हाथ में कम करो, बॉन्ड ज़्यादा खरीद लो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा तो मनी डिमांड कम, समझा। और वैसे ही समझो बॉन्ड पे मुझे सिर्फ 6% मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा इनकम मेरी लूज आउट, ज़्यादा इनकम सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ रही, तो जान दो भाई
फिर हाथ में पैसा ज़्यादा रखो, मनी डिमांड ज़्यादा रखो, ऐसा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा तो मनी डिमांड कम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम तो मनी डिमांड ज़्यादा, सिंपल। ठीक है, तो ये देखिए, इसलिए योर मनी डिमांड इज व्हाट, या इन्वेंट्री होल्डिंग इज व्हाट, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कैरिंग कॉस्ट। एंड फाइनली नंबर ऑफ टाइम्स बॉन्ड ट्रांजैक्शन आर मेड, ये तो बहुत ही चिल्टू बात है। समझो बेटा, मैंने बॉन्ड ट्रांजैक्शन ज़्यादा किए, कॉमन सेंस है, सोचो, बॉन्ड ट्रांजैक्शन ज़्यादा किए मतलब मैं मेरे पैसों से बॉन्ड खरीद रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो हो क्या रहा है, मेरे हाथ से पैसा कम होते जा रहा है और बॉन्ड ज़्यादा खरीदते जा रहा हूँ। तो बॉन्ड ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो हाथ में पैसा कम होते जा रहा है, तो बॉन्ड ट्रांजैक्शन ज़्यादा तो मनी डिमांड कम। बॉन्ड ट्रांजैक्शन जो है अगर कम होंगे, मतलब मैं ज़्यादा बॉन्ड खरीद ही नहीं रहा तो ज़्यादा पैसा हाथ में रख रहा हूँ कैश फॉर्म में, तो मनी डिमांड ज़्यादा। हो गया इनवर्स रिलेशन। क्या ये बात क्लियर है? क्या इन्वेंट्री अप्रोच डन है अभी? चलिए बताइए, इज इट डन? तो ये एमसीक्यू आ सकता है, मैंने बहुत बढ़िया इसको ऐसा समराइज में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए मुझे बताइए, इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूँ? कमॉन 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 जल्दी, क्या आगे बढ़े? बस हमें अब और 10-15 मिनट में से एंड करना है बेटा, जल्दी करें, कमॉन। यस, इज दिस क्लियर गाइस? सारे बच्चे बताएंगे, एक बार जल्दी गो थ्रू कर लो इसको, जल्दी फास्ट। चलिए ओके, डन है बात, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इधर आइए। नेक्स्ट है फ्रीडमैन से रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। चलिए दनादन देखेंगे। तो मिल्टन फ्रीडमैन भाई साहब ने 1956 में इन्होंने एक्सटेंड किया कीन्स के स्पेकुलेटिव मनी डिमांड वाला जो उनका थ्योरी था उसको, और उन्होंने एक्सटेंड किया, उसमें और अपना ज्ञान दिया, और इन्होंने एसेट प्राइस थ्योरी की बातें की, है ना, एसेट प्राइस थ्योरी। अब ये उसमें एकदम अपने को कोई जाना नहीं उसमें अंदर, ठीक है ना, बस याद रखें, सिंपल आप इतना याद रखें कि हमारे मिल्टन फ्रीडमैन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने कीन्स का जो स्पेकुलेटिव मनी डिमांड का जो था ना थियरी, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया और उसमें और कुछ अपनी चीज़ें ऐड की इन्होंने और कुछ अपनी चीज़ें ऐड की, ठीक है ना। आपके पास कौन से एसेट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा मनी डिमांड कितना होगा, ऐसा। तो एसेट प्राइस थ्योरी, ठीक है। तो इसमें बस और कुछ काम का नहीं, सिर्फ इसे रीड करना एक बार, ठीक है, आगे बढ़े। इनका ऐसा मानना था कि डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय द परमानेंट इनकम। व्हाट इज परमानेंट इनकम? बोलते हैं आप फ्यूचर में जो भी इनकम कमाने वाले हैं, आप फ्यूचर में जो भी, क्या बताइए, आप फ्यूचर में जो भी इनकम कमाने वाले हैं, है ना, एक देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे समझो आपने समझो एक साल में 2 लाख कमाए, अगले साल समझो तुमने 2.5 लाख कमाए, अगले साल तुमने 2,20,000 कमाए, ऐसा। पर 2 लाख रुपए क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जो हर साल तुम कमाते ही कमाते हो मिनिमम, दैट इज योर परमानेंट इनकम, ऐसा समझो आप, ठीक है। यहाँ पे ना इस लाइन को काट दो आप,
ये इस लाइन को काट दो, ठीक है। तो परमानेंट इनकम क्या है, अब ऐसा समझो, मिनिमम इनकम जो आप हर साल कमाने ही वाले, दैट इज योर परमानेंट इनकम, राइट। और आपको जो है अलग अलग एसेट्स में कितना आपको रिटर्न मिलता है, रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या क्या है यहाँ पे, जैसे अगर आप पैसों को बॉन्ड में करोगे इन्वेस्ट, या इक्विटी शेयर में डालोगे, या कोई फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मतलब आपने कोई, क्या बताइए, कोई आपने लैंड खरीद लिया, घर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, उस पर जो तुम्हें रिटर्न मिलेगा ऐसा। तो उन सारे एसेट्स पे आपको कितना रिटर्न मिलता है, इन दोनों चीज़ों से अफेक्ट होता है तुम्हारा मनी डिमांड, ठीक है। इतनी बात किसने की पहले बताओ, मिल्टन फ्रीडमैन। अब ये उतना काम का नहीं था, मेन बात आती है अब। फ्रीडमैन ने बेटा 4 डिटर्मिनेंट दिए हैं डिमांड फॉर मनी के, ये याद रखना है आपको, कि फ्रीडमैन भाई साहब ने 4 डिटर्मिनेंट दिए हैं ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिसके बदलने पे मनी डिमांड बदल जाए, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो 4 डिटर्मिनेंट दिए हैं, पहला इस पे एमसीक्यू आएगा। कौन से 4 हैं, पहला है आपका टोटल वेल्थ, दूसरा है आपका प्राइस लेवल, तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एंड चौथा है आपका इन्फ्लेशन। तो ये 4 डिटर्मिनेंट किसने दिए हैं, मिल्टन फ्रीडमैन भाई साहब ने दिए, कि इन चीज़ों के बदलने से मनी डिमांड अफेक्ट हो सकता है, ऐसा है ना, ध्यान दीजिए। पहला है टोटल वेल्थ, आपकी टोटल संपत्ति। बोलते देखो, आप हर साल जो इनकम कमाने ही वाले हैं, परमानेंट इनकम, हर साल जो मिनिमम इनकम आप कमाने ही वाले हैं ना, इसको आप डिवाइड कर दो डिस्काउंट रेट से। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है ना, क्या बोलते हैं उस चैप्टर को आप लोग, मैथ्स फॉर फाइनेंस ऐसा करके एक चैप्टर आता है ना आपका, उसमें एक आता है कि जब हम क्या बताइए, जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या बताइए, जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A/R, कि हर साल जो तुम्हें अमाउंट मिलने वाला है दैट इज A, इसको डिवाइड कर दो आप R क्या होता है आपका, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग रेट, है ना। तो इससे क्या मिलता है तुम्हें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो परपेचुइटी का मतलब क्या है, कि तुम एक ऐसा अमाउंट यहाँ पे निकाल रहे हो जो हर साल मिनिमम तुम कमाओगे ही, तो उस अमाउंट को तुमने डिवाइड कर दिया डिस्काउंटिंग रेट से। अब ये डिस्काउंटिंग रेट कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटिंग रेट, तो फ्रीडमैन भाई साहब ने बोला कि ये हम निकालेंगे बाय द एवरेज ऑफ द एवरेज रिटर्न ऑन व्हाट, एवरेज रिटर्न ऑन द 5 एसेट क्लासेस, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। अरे भाई साहब, तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करना नहीं है, हमें कैलकुलेशन नहीं आएगा, सिर्फ इसको एज अ थियरी हमें पढ़ना है, थियरी के रूप में, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाला, ठीक है। फिर से सुनिए, फ्रीडमैन ने बोला कि हमारा जो मनी डिमांड है वो डिपेंड करेगा किस पे, टोटल वेल्थ पे। टोटल वेल्थ, एक व्यक्ति की टोटल संपत्ति कैसे कैलकुलेट होती है, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। फ्रीडमैन ने यहाँ पे ये एक तरीका बताया कि एक व्यक्ति की संपत्ति आप कैलकुलेट करोगे, परमानेंट इनकम उसकी डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट। समझो आप हर साल बेटा 2 लाख रुपए कमाने ही वाले हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, और समझो डिस्काउंटिंग रेट आ रहा है 10% का, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टोटल वेल्थ हो जाएगा 20 लाख रुपए बस। तो जो व्यक्ति की टोटल वेल्थ ज़्यादा, वो ज़्यादा पैसा हाथ में रखेगा कैश फॉर्म में, जिसका टोटल वेल्थ कम, वो कम रखेगा। अब इसमें ये जो 10% मैंने लिखा, ये कैसे आया, ये निकालने का तरीका दिया इसने, फ्रीडमैन ने, कि बोले आप क्या करो ना, जो भी 5 एसेट क्लासेस है, एक तो मनी, पैसों को मनी फॉर्म में रखा तो 0 रिटर्न मिलता, दूसरा है बॉन्ड, कि बॉन्ड पे कितना रिटर्न मिल रहा है वो निकालो, इक्विटी शेयर्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है वो निकालो, फिजिकल कैपिटल पे कितना आपको मिल रहा है पैसा, कितना रिटर्न मिल रहा है ना लैंड बिल्डिंग पे, वो निकालो, ह्यूमन कैपिटल पे, है ना, ह्यूमन कैपिटल मतलब आप कोई स्किल्स वगैरह यूज करके कितना पैसा कमा सकते हैं सब, उस पर कितना आपको रिटर्न मिल सकता है वो निकालो, उन 5 का एवरेज लो। तो उन 5 का एवरेज लेने से जो रेट आएगा ना, वो यहाँ पे डिस्काउंट रेट में यूज करना है। अब अपने को कुछ कैलकुलेट नहीं करना, एज अ थियरी इसको याद रखना है, ठीक है। तो टोटल वेल्थ। अगला है कि मनी डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल। ये तो सिंपल बात है, अगर बेटा चीज़ें अगर महंगी होते जाएगी तो हमें हाथ में ज़्यादा पैसा लगेगा चीज़ों को खरीदने के लिए, ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगली बात, नेक्स्ट अगली बात देखें प्लीज, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका कि मनी डिमांड राइजेस इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग राइजेस, सॉरी इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्लाइंस, है ना। तो क्या बोल रहे हैं बताओ, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताइए कम हो रहा है, मतलब हमें जो रिटर्न बॉन्ड पे या इक्विटी शेयर्स पे मिल सकता था वो अगर कम हमें मिल रहा है,
तो हम बोलेंगे जान दो ना यार, ज़्यादा पैसा हाथ में रख लेते कैश में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम तो मनी डिमांड ज़्यादा, जो सेम चीज़ इसने भी बोली थी यहाँ पे, जो सेम चीज़ यहाँ पे बॉमर एंड टॉबिन ने भी बोली थी, करेक्ट। तो इसने भी वही चीज़ बोली फ्रीडमैन ने कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अगर कम होगा तो मनी डिमांड आपका बढ़ेगा, समझे। एंड फाइनली इन्फ्लेशन, बोलते हैं पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस। इन्फ्लेशन जो है ना मनी का वैल्यू कम कर देता है। कैसे, देखो पहले जो है ना, पहले समझो बेटा 5 रुपए में हमें पूरा एक प्लेट मसाला डोसा मिल जाता था पहले के ज़माने में। अपने दादाजी वगैरह को पूछना आप, या पापा, बड़े पापा को। और आज क्या है, आज बेटा 5 रुपए में, आज 5 रुपए में क्या बताइए, डोसा का बेटा पैकिंग पेपर आता है, पैकिंग पेपर। आप समझ रहे बात, हाँ। मतलब डोसा तुमको चखने को भी नहीं मिलेगा 5 रुपए में। क्या हो रहा है, चीज़ें महंगी होते जा रही है। आज डोसा जो पहले 5 रुपए का था, आज 200 रुपए का, 250 रुपए का डोसा आता है। समझ में आ रही बात है, मतलब पैसों की वैल्यू कम होते जा रही है। समझो, मुझे अगर सेम डोसा के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब वैल्यू कम होगी ना। समझ में आ रहा है, वैल्यू कम होगी का मतलब क्या है, मतलब जो चीज़ पहले 5 रुपए में आती थी, अब तो 5 रुपए की कुछ वैल्यू बची ही नहीं है। कोई 5 रुपए में डोसा देने को तैयार ही नहीं है। आप समझ पा रहे, अब डोसा होना ना भाई तो 200 रुपए दे, 250 रुपए दे, ऐसा। तो इन्फ्लेशन से, महंगाई से क्या होता है, पैसों की असली वैल्यू कम हो जाती है। अब सेम पैसों में हम पहले वाली चीज़ें नहीं खरीद सकते ऐसा। तो इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ ये, है ना। तो दस इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग्स। तो हम क्या चाहेंगे बताओ, तो हम क्या चाहेंगे अगर इन्फ्लेशन रहा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन रहा तो हम क्या चाहेंगे बताओ। बोलते हैं कि देखो अगर पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट है तो मनी बैलेंसेस, मतलब पैसा जो मैंने हाथ में रखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू अपने आप कम कम होते जा रही है। आज अगर मैं 100 रुपये मेरे पास रखूँ तो 5 साल बाद, आज जो 100 रुपये में चीज़ें खरीद सकता हूँ, 5 साल बाद सेम चीज़ें 100 रुपये में नहीं आएंगी। क्यों, इन्फ्लेशन की वजह से, राइट। तो इन्फ्लेशन भी हम आज कितना पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं वो अफेक्ट करता है उसको, है ना। तो ये थोड़ा सा, ये प्राइस लेवल से थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये भी, ठीक है ना। ओके, तो क्या मैंने बोला, मुझे बताइए कमॉन जल्दी, कि फ्रीडमैन भाई साहब ने क्या बोला, ये 4 डिटर्मिनेंट याद रखने हैं कि मनी डिमांड 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, टोटल वेल्थ, प्राइस लेवल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। एम आई क्लियर। चलिए लास्ट चीज़ देखेंगे, आखिरी चीज़, कमन कमन कमन, क्या लास्ट चीज़ देखेगा, कमन, क्या लास्ट चीज़ हम देखें, यस कमन, क्या लास्ट चीज़ देखें, ठीक है। आखिरी थियरी है हमारे चैप्टर 8 यूनिट 1 खत्म। फिर लास्ट थियरी क्या है, डिमांड फॉर मनी एज अ व्हाट, एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। चलिए देखें, ये दिया था बेटा टॉबिन भाई साहब ने, है ना। तो बॉमल एंड टॉबिन थे ना जो पहले, उसमें से सिर्फ टॉबिन ने अपनी अलग से एक और थ्योरी बनाई, डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, है ना। इनके थ्योरी का एक और नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। मतलब इस बुक में इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था, 1958 में लिखा था। आपको एमसीक्यू आता है कि कौन सी मनी डिमांड की थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये जो लाइन है ना, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, ये लाइन आपके बुक में नहीं लिखा है, पर इंस्टीट्यूट ने इस पे सवाल पूछा हुआ है। कौन सी थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या बोलेंगे, टॉबिन की जो ये थ्योरी है, डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, ये वाली थ्योरी। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो जैसे जैसे हम बोलते हैं कि, जैसे मैंने बोला तेजस सर का पोर्टफोलियो क्या है, तो तेजस सर के पास जो टोटल उनकी संपत्ति है, जो टोटल पैसा है, उन्होंने अपने पैसों को कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट करके रखा है, वो उनका पूरा पोर्टफोलियो होता है, समझे। जैसे हम शेयर्स का पोर्टफोलियो बोलते हैं कि सर आपने शेयर का पोर्टफोलियो बताओ, तो हमने हमारा पैसा कौन से शेयर में लगा के रखा हुआ है, दैट इज शेयर्स का पोर्टफोलियो। आप समझ पा रहे बात। वैसे हमारे ओवरऑल पैसों का पोर्टफोलियो होता है, जैसे हमारे पास हमने कार में कितना पैसा लगाया, घर में कितना लगाया है, कितना पैसा सोने में लगाया है ना, गोल्ड में, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है, कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाया है, ऐसा। ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो है कि हम हमारे पैसों को कहाँ कहाँ पे लगाएं, ऐसा। वैसे ही
टॉबिन भाई साहब ने बोला कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, कितना पैसा हाथ में रखना चाहता है कैश फॉर्म में, ये एक पोर्टफोलियो के जैसा समझो तुम। बोलते देखो, टॉबिन भाई साहब ने बोला कि एन इंडिविजुअल वुड होल्ड एन ऑप्टिमली स्ट्रक्चर्ड वेल्थ पोर्टफोलियो। हम हमारे पोर्टफोलियो को एकदम ऑप्टिमली क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। हम कभी भी पूरा पैसा हाथ में कैश फॉर्म में नहीं रखेंगे, कुछ पैसा कैश में, कुछ पैसा बॉन्ड में। इसने भी सिमिलर बातें इसके जैसी ही बोली, सिमिलर है इससे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसने बोला देखो कि टॉबिन ने बोला हर एक व्यक्ति क्या करता, वो अपने पूरे संपत्ति का एक पोर्टफोलियो बनाता है जिसमें वो कुछ पैसा रखता है बॉन्ड्स में और कुछ पैसा रखता है मनी में, कैश फॉर्म में। इन्होंने बोला भैया देखो, जो पैसा हम बॉन्ड में रखते हैं ना, उस पर हमें इंटरेस्ट की कमाई होती है, करेक्ट, हमें इंटरेस्ट की कमाई होती है, कैपिटल गेन की कमाई होती है, लेकिन बॉन्ड में लॉस होने का भी चांस है कि नहीं। तुमने जिस कंपनी का बॉन्ड लिया वो कंपनी ही बंद होगी तो तुम्हें तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। हो सकता है कि तुमने जो पैसा दिया था प्रिंसिपल अमाउंट वो भी पूरा रिकवर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बॉन्ड में रिटर्न कमा सकते हैं पर उसमें रिस्क भी है, करेक्ट। और मनी, जो पैसा तुम हाथ में कैश फॉर्म में रखोगे उसमें कोई रिटर्न मिलता नहीं, अपने आप पैसा बढ़ता गया वो नहीं, लेकिन उसमें रिस्क भी नहीं है। आप समझे क्या यार, कमॉन जल्दी, क्या आप लोग बात समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ, कमॉन जल्दी बताएं। ओके आगे बढ़े। तो बोलते हैं द रैशनल बिहेवियर, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं द रैशनल बिहेवियर ऑफ अ रिस्क एवर्स इकोनॉमिक एजेंट। रिस्क एवर्स मतलब क्या, फट्टू, क्या बताओ, रिस्क फट्टू, जो रिस्क से डरता हो। बेटा हर एक व्यक्ति रिस्क से डरता है ना, बस कोई ज़्यादा डरता है, कोई कम डरता है ना। जैसे कंपेरेटिवली देखें, अगर समझो जैसे आपके दादाजी हैं, आप अपने दादाजी को, अपने नाना जी को बोलेंगे कि अरे नाना जी, दादाजी आप ना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, ये क्या एफडी करते हैं आप, स्टॉक मार्केट में लगाओ पैसा, बहुत रिटर्न मिलता है। वो क्या बोलेंगे, ढोकले छोले भटूरे हैं, अभी हमारी उम्र है क्या ये सब करने की, हमको अभी इतना रिस्क उठाना ही नहीं है। लेकिन आप जो यंग है अभी, आप जो पैसा कमाएंगे ना, आप उनको ऐसे ज़्यादा रिस्की जगहों पे लगाएंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना काफ़ी रिस्की होता है, समझ में आ रही है बातें। तो हर एक व्यक्ति का, इसको बोलते हैं बेटा रिस्क एपिटाइट। क्या बोलते हैं, रिस्क एपिटाइट। जैसे खाने का एपिटाइट होता है, हर एक व्यक्ति का खाने का एपिटाइट अलग अलग होता है ना, कुछ होता है जो ज़्यादा खाना खाता है, कुछ होता है कम खाना खाता है। वैसे हर एक व्यक्ति का रिस्क एपिटाइट होता है कि वो कितना रिस्क उठा सकता है, उसमें रिस्क झेलने की कितनी क्षमता है, ऐसा। तो बोलते हैं द रैशनल बिहेवियर, रैशनल मतलब लॉजिकली, जनरली कोई भी जो सोच समझ के डिसीजन लेता है, ऐसा व्यक्ति, क्या बताइए, जो कि एक रिस्क एवर्स होता है। तो जनरली लोग रिस्क एवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क को उठाना नहीं चाहता है ना। अगर हमने हमारा पूरा पैसा बॉन्ड में लगा दिया तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए टॉबिन ने बोला कोई भी कभी ऐसा करता नहीं कि अपना पूरा पैसा बॉन्ड में लगा दे। अगर हम हमारा पूरा पैसा मनी फॉर्म में रखेंगे तो भी क्या होगा, अगर हम हमारा पूरा पैसा मनी फॉर्म में रखेंगे बताओ, तो कुछ रिस्क ही नहीं है, तो हमें कुछ रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा बॉन्ड में भी रखेंगे, जितना वो रिस्क उठा सकते हैं उसके हिसाब से कुछ पैसा बॉन्ड में रखेंगे, उस पर कुछ रिटर्न भी कमाएंगे, और बाकी पैसा कैश में रखेंगे, ऐसा। तो बोलते हैं द रैशनल बिहेवियर ऑफ अ रिस्क एवर्स एजेंट इंड्यूसेस हिम टू होल्ड एन ऑप्टिमली स्ट्रक्चर्ड वेल्थ पोर्टफोलियो विच कंप्राइजेस ऑफ बोथ बॉन्ड्स एंड मनी। बोलते हैं मतलब हम हमारा पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन करेंगे हर एक व्यक्ति कि इसमें बॉन्ड भी ले, हम कुछ पैसा भी ले, ऐसा। नेक्स्ट, द ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो वुड बी हायर इफ पोर्टफोलियो वर ऑल बॉन्ड्स। समझो अगर मैंने मेरा पूरा पैसा अगर बॉन्ड में लगा दिया तो ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न कमा सकता हूं, बट एन इन्वेस्टर हु इज रिस्क एवर्स, हमेशा जनरली इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स, रिस्क से दूर भागते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते, करेक्ट। मैं मेरा सारा पैसा बॉन्ड में लगा दूं तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा, पर भाई रिस्क भी कितना बढ़ जाएगा। तो जनरली जो इन्वेस्टर रिस्क एवर्स होता है, मतलब रिस्क से जो डरता है, वो क्या करेगा, ही इज विलिंग टू एक्सरसाइज अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब क्या, बैलेंस। भैया देखो मैं समझता हूं कि पूरा पैसा बॉन्ड में लगा दिया ना तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, पर भैया इतना ज्यादा रिटर्न नहीं होना, थोड़ा सा रिटर्न कम भी मिलाना चलेगा, पर इतना रिस्क एकदम से उठाना नहीं है। बोलते हैं कि जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वो क्या करेगा, ही विल क्या बताए, ही विल एक्सरसाइज अ ट्रेड ऑफ। वो बोलेगा थोड़ा सा ना बॉन्ड, मेरे पास टोटल समझो 10,000 रुपये है ना,
समझो टोटल 10,000 रुपये है, समझो मुझे बॉन्ड पे मिल रहा है 15% रिटर्न, मतलब 1500 रुपये मिल रहे हैं साल के, और कैश में तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं मेरा पूरा 10,000 रुपये बॉन्ड में लगा दूंगा ना तो 1500 रुपये कमा पाऊंगा साल के, पर बोलेंगे नहीं भैया नहीं होना, पूरा 10,000 रुपये बॉन्ड में नहीं लगाऊंगा, पूरा 1500 नहीं चाहिए, चलेगा इसमें थोड़ा सा कम हुआ ना, ये रिटर्न थोड़ा सा कम होना चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या करूंगा भाई, ये 10,000 में से ना मुझे नहीं चाहिए पूरा 1500, मैं 10,000 में से काम करता हूँ, 8,000 रुपये लगाता बॉन्ड में, 7,000 कैश में रखता हूँ। अब आप बोलेंगे नहीं सर, मैं तो 12,000 बॉन्ड में रखूंगा, कैश में 3,000। तो सबका अपना अपना रिस्क एपिटाइट है, हर एक व्यक्ति अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वो सोचेगा कि कितना बॉन्ड में रखना है, कितना कैश में, समझे क्या। पर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि पूरा पैसा बॉन्ड में लगा दे, वरना रिस्क हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, एक साथ ये पैसा तुम्हारा डूब सकता है। और पूरा पैसा कैश में भी नहीं रखेंगे क्योंकि इस पर तो कुछ रिटर्न नहीं मिलता ऐसा। तो बोलते देखो, अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर इज विलिंग टू एक्सरसाइज अ ट्रेड ऑफ एंड सैक्रिफाइस टू सम, थोड़ा बहुत हम जो है ये हायर रिटर्न को सैक्रिफाइस करने को रेडी है फॉर रिडक्शन रिस्क। भैया ये 1500 के मुझे 1,000 रुपये भी मिले ना तो चलेगा, थोड़ा रिस्क तो कम होगा। तो लोग रिस्क को कम करने के लिए थोड़ा सा रिटर्न भी यहाँ पे सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। इसलिए एक रैशनल इन्वेस्टर अपना पैसा कुछ कैश में भी रखेगा, बॉन्ड में भी रखेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? टॉबिन। आगे बढ़े। जस्ट एज कीन्स थ्योरी, टॉबिन थ्योरी इंप्लाइज दैट डिमांड फॉर मनी एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ डिपेंड्स नेगेटिवली, एमसीक्यू आता है, ऑन इंटरेस्ट रेट्स। तो इनका, टॉबिन का भी क्या मानना है कि मनी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स। तो कीन्स ने भी बेटा यही सेम चीज़ आपके स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी के केस में बोली थी, और टॉबिन भी ये चीज़ बोल रहा है अपने थ्योरी में, वो रिस्क वाले थ्योरी में। ये क्या बोल रहे हैं दोनों लोग, क्या बोल रहे हैं कि जो मनी डिमांड है ना वो इंटरेस्ट रेट्स है ना, मनी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स। क्यों? आप सोचो, अगर बेटा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे ना तो हम ज़्यादा पैसा बॉन्ड में लगा देंगे, हाथ में पैसा कम रखेंगे, तो मनी डिमांड कम, समझा। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो बोलेंगे भाई बॉन्ड बेचो और हाथ में पैसा ज़्यादा रखो, तो मनी डिमांड ज़्यादा। तो एमसीक्यू आएगा कि इन दोनों के हिसाब से, प्लीज़ ध्यान दीजिए, एमसीक्यू आएगा इन दोनों के हिसाब से जो है मनी डिमांड और इंटरेस्ट रेट में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एम आई क्लियर? तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 8 का यूनिट 1 होता है समाप्त, ठीक है ना। अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम अगले सेशन में जो है यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको मज़ा आएगा हमसे पढ़ के। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं है। मिलते हैं गाइस हमारे अगले सेशन में, बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है ना। यस।